like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. पैरासाइट झिंगुर भी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो झिंगुर बनने में क्या हर्ज है, क्यों इतनी समस्या हुई, और वो लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो झिंगुर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम तो झिंगुर बन गए, हम कॉकरोच बन गए। हमें नहीं लगता हमें कोई आपत्ति है। ये भी बात बतानी जरूरी है कि कॉकरोच कहाँ रहते हैं, पैरासाइट्स कहाँ पलते हैं। जब भी कहीं पर फिल्थ क्रिएट होती है ज्यादा, तो अब कॉकरोचेस ज्यादा पैदा होते हैं। तो हमें ये भी हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना सड़ चुका है कि उसमें अब कॉकरोचेस का पैदा होना लाजमी है। क्या आप ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या हमारे दर्शक ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या हम सब तिलचट्टे हैं या कॉकरोच हैं? जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस कमेंट के बाद ऐसा लगता है कि पूरा एक तूफान आ गया है उन लोगों का जो अपने आप को इंसान नहीं अब कॉकरोच कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो लोकतंत्र की परवाह करते हैं, लोकतंत्र में पारदर्शिता की परवाह करते हैं, लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी या लोकतांत्रिक जवाबदेही है उसकी परवाह करते हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त जो बहुसंख्यकवादी भगवा ताकतें देश को बर्बाद कर देना चाहती हैं, उन सब से लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कमेंट उन सब के लिए था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। सौरभ दास, जाने माने खोजी पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो जुडिशरी और खासकर तमाम जो लीगल इश्यूज़ हैं, मैं कहूँगी एक तरह से वो वन मैन आर्मी है। हिंदी में मैं ट्रांसलेशन ढूंढ रही हूँ कि किस तरह से कहा जाए कि एक व्यक्ति जो एक फ़ौज में तब्दील हो चुका है, एक मीडिया की फ़ौज। और साथ ही अभिजीत दीपके मेरे साथ मौजूद हैं, और उनका इंट्रोडक्शन ये है कि पास्ट उनकी हिस्ट्री जो भी रही हो, फिलहाल ये है कि देश में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है और उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के हज़ारों सदस्य हो गए हैं कुछ ही घंटों के भीतर, और इस वक्त एक अलग टाइम जोन में, एक अलग देश में अभिजीत मौजूद हैं, और आधी रात गुजर जाने के बाद हमसे यहाँ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, एक ऐसी चीज़ जिसको एक हल्के तौर पे शुरुआत की गई और हज़ारों सदस्य जुड़ गए हैं कि वो कई रात से सोए नहीं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सौरभ और अभिजीत दोनों का स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अभिजीत, क्यों ना मैं आपसे ही शुरुआत करूं, हमें बताइए कि आखिर क्या बला है आपकी ये कॉकरोच जनता पार्टी? ये कोई हमने प्लान करके स्टार्ट नहीं किया था, ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स की तरह शुरू हुआ था। इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कई सारे एक्टिविस्ट लोगों को, सौरभ जैसे एक्टिविस्ट हो या हमारे जैसे यंग लोग हो जो थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, जो थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी सही रीजंस के लिए, उन्होंने कहा कि ये लोग आलसी होते हैं, ये लोग अपनी लाइफ में कुछ करते नहीं, ये अनएम्प्लॉयड होते हैं और ये कॉकरोच और पैरासाइट्स की तरह होते हैं। तो मुझे ये जो कमेंट है वो काफी खराब लगा, क्योंकि हम तो एक देश के नागरिक है और एक नागरिक होने के नाते हमारा आवाज उठाना बनता है हर उस चीज के खिलाफ जो गलत हो रही है इस देश में। तो ऐसे में कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वो एक ऐसा नैरेटिव कैसे ले सकते हैं? तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने खाली एक सिंपल ट्वीट करा था मेरे पर्सनल हैंडल से कि व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। तो उस पर बहुत ही ज्यादा जेंजी लोगों का रिस्पॉन्स आने लग गया। उन्होंने बहुत ही ज्यादा लाइक कर दिया, बहुत ही ज्यादा रिट्वीट्स कर दिया और कमेंट कर दिया, या वी शुड। तो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने एक मजाक में एक ट्वीट कर दिया कि आई एम लॉन्चिंग अ कॉकरोच जनता पार्टी। और जो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीजें कही थी कि ये लोग आलसी होते हैं, ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये कुछ खास करते नहीं है, तो वो उसको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह मजाक में मेंशन कर दिया कि आपको इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आलसी होना पड़ेगा, बेरोजगार होना पड़ेगा, आपको रैंट करना पड़ेगा। और उस मजाक को लोगों ने काफी पॉजिटिवली लिया। और उसके बाद पता नहीं, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद पहले दिन 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, फिर अगले दिन 25,000 और आज हम 45,000 के ऊपर है।
45,000 के ऊपर कुछ ही घंटों के भीतर। मुझे तो लगता है कि कोई एक फिजिकल अगर कोई पार्टी बनाने की कोशिश करे, एक बड़े से बड़ा नेता, 45,000 लोग तो वहां भी शामिल नहीं होंगे। मैं आपसे कुछ ही पहले मैं पूछूंगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, जब ये बताया जा रहा है कि अब देखिए इस देश में कोई विपक्ष बाकी नहीं है, इस देश की तमाम जनता और तमाम जो संस्थाएं हैं वो ये जो भगवाधारी ताकतें हैं इन सबके आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। अभी देखिए लगभग 80% जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, जो टेरिटरी है, वो फिलहाल भगवा राजनीति के मातहत है। तो ऐसे में आखिर ये कौन लोग हैं और आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे? मजाक में जो बात शुरू हुई क्या वो गंभीर होगी? सौरभ, ऐसा माना जा रहा है कि, मुझे नहीं पता आपको ये कैसा लगेगा सुन के, कि सीजीआई का ये कमेंट आपके ऊपर था या आपके जैसे लोगों के ऊपर था जो कि एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी यानी न्यायपालिका में जवाबदेही को की कोशिश कर रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए ऐसे वक्त में, जबकि मुझे लगता है कि जुडिशरी, मेरे लाइफ टाइम में कम से कम, जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो सबसे कम है। अब तक ये होता था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी केस कर देती थी, या जैसे बीजेपी अक्सर पिछले 12 सालों से केस करती रही है पत्रकारों पे, हम लोग परवाह नहीं करते थे क्योंकि हमें लगता था कि हमें जज जानते हैं, हमारे पास जर्नलिस्टिक प्रिविलेज है, वो जानते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करेंगे तो जो सत्ता में बैठे हुए सबसे ताकतवर लोग हैं हम उन्हीं से टकराएंगे, और हमारी जो ताकत है वो जनता से आती है, हमारे पास और कोई ताकत नहीं है। आज मैं विश्वास के साथ इस बात को बिल्कुल नहीं कह सकती कि अगर पत्रकारों पर या मेरे ऊपर कोई केस होता है तो मैं इस विश्वास के साथ अदालत जा रही हूँ कि इस केस को जो है वो क्रश कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मैं इसको गंभीरता से लूँगी। क्या आप मानते हैं कि आपके ऊपर ये टिप्पणी थी? अगर थी तो क्यों थी? थैंक यू आरफा ये क्वेश्चन के लिए। देखिए, मैं तो कोई भी नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ जो उन्होंने सिस्टम को डिफेंड करने के लिए कोशिश किया कि ये पैरासाइट्स, कॉकरोचेस एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सिस्टम को अटैक करते उन्होंने बोला। मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अब वो टिप्पणी मेरे ऊपर थी या मेरे जैसे लोगों पे थी मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक जो कंट्री का यूथ है उसके ऊपर तो डेफिनेटली था। एंड कंट्री, इस देश में आई थिंक ऑलमोस्ट 65% यूथ है। तो आप अब पूरे देश के 65% यूथ के ऊपर आप ऐसे कमेंट्री कर रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन हिज माइंडसेट अल्टीमेटली। तो आपने सही बोला आरफा कि ये जो कमेंट्स है इससे ये होता है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी पे, because it is not some era judge from some district in a particular state, but it's the Chief Justice of India. He is the topmost judge of the country, the guardian of the constitution of people's rights. अब ऐसे कोई जज को ये सारी चीजें बोलना, it really shows the contempt that he has against people's democratic rights and their fundamental right to criticize those in power. तो ये तो एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, ये एक तरह से उनके मेंटालिटी पे रिफ्लेक्शन है। एंड उन्होंने अभी जो क्लैरिफाई किया है उससे तो एक ही चीज बाहर निकल के आती है कि वो बोल रहे हैं पैरासाइट्स और कॉकरोचेस तो है लेकिन सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। लेकिन उनका ये शब्द भी यूज करना कुछ लोगों के लिए ये भी ऑब्जेक्शनेबल चीज है। लेकिन सौरभ, ऐसा आप क्या करते हैं ये भी तो बताइए जरा, ऐसा क्या करते हैं आपकी जो इतने बड़े पदों पर बैठे हुए वो जज, जो सबसे बड़े तानाशाहों के साथ, और मैं कहती हूँ बूढ़े पुरुष तानाशाहों के साथ, मुझे उम्र को यहाँ पे लाना पड़ेगा। मैं अदरवाइज एक एजिस्ट व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे लगता है जिसके अंदर जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से वो काम कर सकता है। वो 18 साल का व्यक्ति भी हो सकता है, 78 साल का भी हो सकता है। लेकिन अगर देश की 65% बेरोजगार जनता, युवा जनता, जो इनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जाएगी बूढ़े मर्दों के जरिए, तो मुझे भी उनकी उम्र यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो ये बूढ़े तानाशाहों के साथ जो गलबैयां कर रहे हैं, गले में बाहें डालकर इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है जिस बात से वो चिढ़ गए हैं? क्या ऐसी बात है जो इन्हें इतनी नागवार गुजरी है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले ये होता है कि देखिए हमारे जजेस का तो एक गॉड सिंड्रोम तो है ही है। उनको लगता है कि दे आर अबव क्वेश्चनिंग, उनको लगता है कि दे आर आंसरेबल टू नन, उनको लगता है कि जवाबदेही उनके सिर्फ अपने आत्मा के तरफ है। अब भाई आपका आत्मा क्या हो हमें क्या पता जी। ठीक है, तो देयर इज नो आंसरेबिलिटी इन द सिस्टम, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एज सच। तो एक गॉड सिंड्रोम तो हो चुका है, ये माइंडसेट है हमारे जजेस की, काफी जजेस की, सारे नहीं बोलेंगे। देयर आर ऑनरेबल फ्यू हु हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ जुडिशियल एथिक्स। नंबर 1 तो वो है। नंबर 2 ये है कि हमारा जो जुडिशियल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स है वो एकदम नीचे गिर चुका है। इट इज इन द पिट्स राइट नाउ।
तो ये नंबर 2 है, देयर इज नोबडी टू एनफोर्स। जो लॉयर्स है वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी को-ऑप्टेड है, वो भी कॉम्प्लिसिट है, वो भी साइलेंट है। एंड नंबर 3 ये चीज है कि क्योंकि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना हो रहा है, हाई कोर्ट्स में भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, एनीबडी इज फ्री टू लॉग इन वाया लिंक, आइदर वो यूट्यूब में चल रहा है उनके कोर्ट प्रोसीडिंग्स, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके पास लिंक आ जाएगा, उससे आप लॉग इन करके प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। तो इसके वजह से बहुत पारदर्शिता है हमारे कोर्ट्स पे। तो ये बहुत सारे जजेस हैंडल नहीं कर पा रहे, एंड देयर हैव बीन कॉल्स इंटरनली। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चीज को बंद करना चाहिए, क्योंकि जजेस एक्सपोज हो रहे हैं। अब देखिए बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब जो लाइव लॉ ट्वीट करता है या बार इन बेंच ट्वीट करता है, उसे आप पढ़ेंगे तो कोर्ट रूम में माहौल क्या है वो नहीं पता चलता है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर एक जज दूसरे जज को चुप करा रहा है, या कुछ ऐसा टिप्पणी कर रहा है जो शायद रिपोर्टर प्रेजेंट ना हो, तो ये सारी चीजें आजकल निकल के आ रही है। एंड द जजेस आर देयरफॉर रैटल्ड इन अ वे कि हम इतना ट्रांसपेरेंसी में अभी काम करने लग गए हैं सडनली, तो हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन। सो आप ये जो कमेंट्स देख रहे हो ना आरफा, ये सारे दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो कॉल्ड प्रॉब्लम फॉर द जजेस, कि उनका जो एक्चुअल माइंडसेट है, जो एक्चुअली वो अंदर से सोचते हैं, अदर देन व्हाट दे से ऑन संडे लेक्चर्स और सैटरडे लेक्चर्स, वो अब बहुत ही क्लियरली बाहर निकल के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे एम्पलीफाई तो हो ही जाता है ये सारी चीजें। बहुत आप सही बात कह रहे हैं ये बात को, और हमारे बहुत सारे दर्शक कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि एक तरफ फैसले हो रहे हैं तो वो पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके हिसाब से नहीं दिए जा रहे हैं अदालतों के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ जब भाषणबाजी के लिए बुलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कि यही वाकई होना था, इनको संविधान का प्रोटेक्टर, संरक्षण होना था, संरक्षक, एक गार्जियन जिसे आप कह रहे हैं, लेकिन वो सरपरस्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ भाषणों में अभी फिलहाल संविधान दिख रहा है। मैं एक ही पल में आऊंगी और आपसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी, लेकिन चूंकि आपने कोर्ट रूम में इस वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया और एक आरोप ये भी लगाया है सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि उनको मिसकोट किया गया, तो आइए देख लेते हैं। कुछ ही सेकंड का ये क्लिप है और देखिए, फिर वही इल्जाम दूंगी कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग पे, हमारे पास अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो शायद हम ही झूठे करार दे दिए जाते, लेकिन तस्वीरें और वीडियोस झूठ नहीं बोलते। देख लेते हैं। Cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपने देखा यहाँ सीधे तौर पर हूबहू जो लाइव लॉ ने जो कोट किया था सीजेआई को, हूबहू वही बात वो कह रहे हैं। अभिजीत, मुझे ये बताइए कि पहली बात तो जिस तरह की वोकैबुलरी का इस्तेमाल, शब्दावली का जो इस्तेमाल कर रहे हैं सीजेआई, उससे आपको आपत्ति हुई? कॉकरोच से आपको क्यों इतना समस्या हुई? कॉकरोच या पैरासाइट, झिंगुर भी कहा जाता है इसको हिंदी में, तो झिंगुर बनने में क्या हर्ज है? क्यों इतनी समस्या हुई? और वो लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो झिंगुर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम तो झिंगुर बन गए, हम कॉकरोच बन गए। हमें नहीं लगता हमें कोई आपत्ति है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जैसे अभी सौरभ ने बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है, जिनके पास संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और जिनके पास जिम्मेदारी है कि वो देश को सही रास्ता दिखाए और युवाओं के लिए एक एग्जाम्पल बने, वो युवाओं को पैरासाइट और कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल ही कर लिया है, तो अब ये भी बात बतानी जरूरी है कि कॉकरोच कहाँ रहते हैं, पैरासाइट्स कहाँ पलते हैं। जब भी कहीं पर फिल्थ क्रिएट होती है ज्यादा, तो अब कॉकरोचेस ज्यादा पैदा होते हैं। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि शायद हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है, इतना सड़ चुका है कि उसमें अब कॉकरोचेस आना जरूरी है, या कॉकरोचेस का पैदा होना लाजमी है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अगर सीजीआई ये कमेंट कर रहे हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि कॉकरोचेस क्यों पनप रहे हैं।
तो देश में गंदगी बढ़ गई है, सियासी गंदगी बढ़ गई है, इसलिए कॉकरोच पैदा हो गए हैं, वरना अगर सफाई सुथराई होती तो मक्खी भी cockroaches आते ही नहीं। मक्खी भी नहीं बैठती वहां तो। जी। इसके अलावा इस पे ऑब्जेक्शन ये भी है कि ये बहुत ही, मैं कहने से झिझक रही हूँ लेकिन कह लेती हूँ इस वक्त, जब तक मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है, वो ये कि ये बहुत ही फाशीवादी और नाटजी भाषा है, जिसमें दीमक, कॉकरोच, पैरासाइट, झिंगुर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक मानवीय स्तर से गिराने के लिए, एक सब ह्यूमन लेवल तक उन लोगों को लाने के लिए जो किसी भी तरीके से जो सत्ता है उसका विरोध करते हैं। और वही भाषा देखिए हमारे महानुभाव, न्यायमूर्ति, संविधान के संरक्षक बोल रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए इसमें मुझे खास करके दिक्कत इस बात से हुई क्योंकि अगर आप पिछले 15 साल का बीजेपी का राज देख ले, मोदी जी का राज देख ले, तो ये वही भाषा है जो वो माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके कई पार्टी के लोग ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही भाषा देश के युवाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि देश के युवा कहीं ना कहीं सरकार से अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। देश का युवा थोड़ा परेशान हो रहा है, भले ही वो उतना खुलकर आगे नहीं आ रहा हो। अब कॉकरोच जनता पार्टी का एक माध्यम मिला है जिससे वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो युवा अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है उसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक रूलिंग पार्टी इस्तेमाल करती है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, या जो भी उनका क्रिटिसिज्म करे उनके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे ये लगता है कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाउट है कई सारे लोगों के मन में कि क्या हमारी जुडिशरी एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, तो ये डाउट और ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है क्योंकि जुडिशरी भी वही भाषा इस्तेमाल कर रही है जो एक रूलिंग पार्टी इस्तेमाल करती है। अभिजीत, यहाँ कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप हैं कौन, आप कहाँ से आ गए अचानक, कैसे आके आपने ये कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं आप समर्थित हैं, आप ये ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जो राहुल गांधी के विरोध में ट्वीट्स हैं, और कहा जा रहा है क्या ये कोई डिजिटल इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी कोई चीज़ है, कौन है आप? मैं उन लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आप समर्थक रहा हूँ और मैं हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। मैं आइडियोलॉजिकली बीजेपी और आरएसएस का पूरी तरह विरोध करता हूँ, और अगर आप मेरे राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट निकाल रहे हैं उसमें मैं कुछ ज़्यादा जाऊँगा नहीं। वो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था उनकी पॉलिटिक्स को लेकर वो उस पर था, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर नहीं था। लेकिन आप अगर मेरी हिस्ट्री देखोगे पिछले 15 साल में, मेरा एक ट्वीट आप निकाल कर दिखा दीजिए जहाँ पर मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला हूँ। तो मैं वो युवा हूँ इस देश का जो नहीं चाहता कि इस देश में बीजेपी या आरएसएस जैसी आइडियोलॉजी पनपे या इतनी पुरजोर तरीके से आगे आए, और उसका मैं विरोध करते आया हूँ और करते रहूंगा। अभी तक मैं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा था, लेकिन अभी ये एक्सीडेंटली एक मजाक करते हुए एक कुछ चीज शुरू हुई है, अब मैं उसके थ्रू इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये बताइए, अब जब चूंकि मजाक की ये बात गंभीर हो गई है, तो मुझे बताइए कि पहली बात तो किस तरह के लोग आपके साथ जुड़े हैं। मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता आपको एंडोर्स कर रहे हैं, आपने बाकायदा एक एंथम बना ली है। उस एंथम के क्या मायने हम ये भी बताइए। एंथम के जरिए यानी कि एक गाना, या क्या बोला जाए, एक गान बना लिया है उस पार्टी का। और इसके अलावा ये अब क्या करने वाली है आपकी पार्टी, क्योंकि आपने किया मजाक में लेकिन हो गया है मामला गंभीर, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। हमें प्लान बताइए। इसको मैं पूरी अब जिम्मेदारी के साथ में ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ कि भले ही ये चीज मजाक से शुरू हुई हो, और मैं कई सारे लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो सरकार है या ये जो विचारधारा है जो हमारे देश में पिछले 15 साल से है, उन्होंने इस देश का मजाक बनाकर रख दिया था, उन्होंने इस देश के संस्थानों का मजाक बनाकर रख दिया था। तो अब हम मजाक से एक नई पार्टी बनाएंगे। तो ये पार्टी अब भले ही मजाक से शुरू हुई हो, लेकिन ये आगे जाकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे इसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर और युवाओं को जोड़ा जा सके और उनको पॉलिटिकली और अवेयर किया जा सके, पॉलिटिकली एम्पावर किया जा सके। और हम कई सारी चीजें अभी पाइपलाइन में प्लान कर रहे हैं, और ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होगा। हम कहीं पर भी किसी भी पार्टी से कोई हमारा है नहीं, अभी ये पूरा एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन करेगा। और काम क्या क्या करेंगे आप? अभी वो तो हम फिलहाल सोच रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि पहले तो हम एक सर्वे कर ले, हम एक फॉर्म सर्कुलेट करेंगे जहां पर जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 45,000 लोगों ने मेंबरशिप ली है। अभी हमारे इंस्टाग्राम पर 17,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, ट्विटर पर 18-19,000 हो रहे हैं अभी। तो इन सारे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि एक युवा होने के नाते आप इस देश के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आपकी आज की प्रॉब्लम्स क्या है और इस देश को लेकर आपकी उम्मीदें क्या है। तो उसमें उनके जो भी जवाब आएंगे
हम उसकी स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पर हम आगे कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा तैयार करेंगे। तो भले ही मजाक में शुरू हुआ हो, लेकिन अब ये एक सीरियस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देखा जा सकता है। और मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू, इस बातचीत के जरिए भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, पहली बात तो जो अभिजीत दीपके ने जो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि आप बताइए कि इस पार्टी का एजेंडा क्या होना चाहिए, आप बताइए कि कौन से सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए अहम हैं, आप बताइए कि इस आपका भविष्य, उसकी दिशा क्या होगी। तो मैं तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि कमेंट सेक्शन में आइए और पहली बात तो अभिजीत के तमाम सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी बड़ी बात ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या हमारे दर्शक ये कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या ऐसे दर्शक हैं जो इन तमाम चीज़ों से परेशान हैं, जिस तरह की ये पॉलिटिक्स हो रही है? और क्या तरीका है अभिजीत आपकी पार्टी को ज्वाइन करने का? हमारी एक वेबसाइट है cockroachjntaparty.org, उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के आपको 4 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। या तो आपको आलसी होना पड़ेगा, दूसरा आप बेरोजगार हो तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे कई सारे लोग हैं जो ऐसा करें कि आप बेरोजगारी वाला क्राइटेरिया हटा दें। हम काम करते हैं लेकिन फिर भी हम खुद को कॉकरोच समझते हैं, तो वो एक है। और दूसरा, आपको सरकार के खिलाफ और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी प्राइमरी क्या कहते हैं उसको, रीजन हो सकता है इस पार्टी को ज्वाइन करने का। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक भी दूंगी, आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और देखिए जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं। और ये डिजिटल पार्टी ही अभी तक अभिजीत बता रहे हैं, उसका एजेंडा तय हो रहा है, ये एजेंडा आपसे पूछकर तय होगा। और मेरे पास और भी कई सवाल हैं, लेकिन सौरभ के पास लौटना चाहती हूँ। सौरभ, मुझे ये बताइए कि ये तो बात रही पॉलिटिकल पार्टी की, क्या हर चीज का जवाब पॉलिटिक्स है? क्योंकि सवाल तो ये भी पूछे जाएंगे कि भारत में पार्टियों की तो कमी नहीं है, तो एक नई पार्टी क्यों होनी चाहिए? क्या ये विपक्ष के स्पेस में से ये जगह ली जाएगी? ये अभिजीत के लिए इसको रिजर्व करती हूँ सवाल को। लेकिन क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव, एक पॉलिटिकल पहल की जरूरत है? कैसे तय होगा? आम आदमी कैसे तय करेगा कि जज जो हैं वो आम आदमी के प्रति और भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह हों? क्योंकि अब सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहा है कि बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, वो होली काउ जो हमारे जज बैठे हुए हैं, कि उनके खिलाफ आप एक लफ्ज नहीं कह सकते और फॉरेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ पीपल, क्या लोगों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनकी कोई गरिमा नहीं है? क्या उनकी अवमानना नहीं होती, उनका कोई कंटेम्प्ट नहीं होता? देखिए, ये चीज, ये जो आइडिया है कि जजेस आर होली काउज, वो तो अब ऑलरेडी टूट चुका है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दिस कि वो होली काउज है आजकल। आई डोंट थिंक ये जो हमारे पार्लियामेंट में भी लोग जो बैठे हैं एंड जो कोर्ट रूम्स में उनको जाने की मजबूरी है, उन पे भी none of them I think कि judges are holy cows, क्योंकि सिस्टम इतना रप्चर हो चुका है अंदर से। there's a big rot in the judiciary। तो अल्टीमेटली देखिए आरफा, मुझे लगता है कि आंसर हैज टू कम पॉलिटिकली, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। अभी देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। कांग्रेस एरा में कांग्रेस एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बिल कुछ ऐसा लाने वाली थी, 2010-2009 की बात है। लेकिन जो कांग्रेस की एलाइज थी, एलाइज को जुडिशरी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए था, तो उन्होंने कांग्रेस पे बहुत दबाव बनाया एंड वो बिल एक तरह से लैप्स हो गया एंड फिर बीजेपी सरकार ने कभी उसको लाया नहीं। ओनली थिंग गुड दैट बीजेपी सरकार डिड वाज उसका वेरी फर्स्ट, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लेजिस्लेशंस, जो एनजेएसी बिल था, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम को ओवरहॉल करने के लिए बिल था। दैट वाज वन ऑफ द बेटर रिफॉर्म्स that has happened in the past 2 decades। लेकिन वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, बिकॉज देयर वाज इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर प्रोसेस। अब तो और आप देखेंगे कि हम ऐसा नहीं है कि हमारे जुडिशरी के पास कोई जुडिशियल एथिक्स स्टैंडर्ड्स रिटन नहीं है। 1997 का रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज करके एक पूरा बैंगलोर प्रिंसिपल्स है, which is available on the Supreme Court website। Every judge is supposed to follow that। and उसमें यही लिखा है कि conflict of interest नहीं होना चाहिए जजेस का जब वो केस सुनते हैं। A sense of aloofness should be maintained by a judge in his life when they are on the seat। क्योंकि आप किसी के साथ मेल मिलाप, लीडर पॉलिटिशियंस के साथ मेल मिलाप, ये सब नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो ये 1997 प्रिंसिपल्स हैव कोडिफाइड
लेकिन प्रॉब्लम ये है आरफा कि देयर इज नोबडी टू एनफोर्स इट। अब ये इट इज एब्सोल्युटली रिलायंट ऑन सेल्फ एनफोर्समेंट, एंड सेल्फ एनफोर्समेंट तो हो ही नहीं रहा है, सेल्फ रेगुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो आप देखेंगे एक वो जो शेखर यादव थे, अब वो रिटायर, आई थिंक ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं कुछ टाइम पहले। शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे जब उन्होंने मुस्लिम्स को नेम कॉल किया था एंड मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ही अपशब्द कहा था उन्होंने एक पब्लिक लेक्चर में। तो द पॉइंट इज कि देयर वाज नोबडी टू एनफोर्स। थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था, थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे संजीव खन्ना थे, उन्होंने कुछ कुछ किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो जो इम्पीचमेंट मोशन था जो पार्लियामेंट में फाइल किया गया था वो पास ही नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो एक तरह से सरकार ने भी उनको प्रोटेक्ट कर लिया बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी इस सरकार के आइडियोलॉजी से मैच कर रही थी। सो आई थिंक व्हाट वी नीड इज a political answer to this crisis, and it will only happen जब हमारी जो सरकार है, हमारे जो एमपीज है, वो इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे। एंड मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के अंडर ये सब होने वाला है। whichever सरकार is formed next after this सरकार, they will have to think कि क्या जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी हम लोग लाए, क्योंकि अभी जैसे जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, जैसे जैसे आइडियोलॉजी के लोग अपॉइंट कर रहे हैं, जिस जिस मेरिट के लोग अपॉइंट हो रहे हैं, उससे तो दिख रहा है कि द जुडिशियल सिस्टम इज गोइंग टू क्रम्बल वेरी 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 सून, एंड इट इज ऑलरेडी इन अ वेरी पैथेटिक स्टेट। क्योंकि आप देखेंगे ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, these are all symptoms of such a system where cockroaches अभी finally पैदा हो गए उस system में, because the system is so rotten at this point. So answer has to come politically, there's no other way. लेकिन सौरभ देखिए ना, आप बात कर रहे हैं अगली सरकार बदलेगी तो कुछ उम्मीद होगी। पिछली सरकारें भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा से यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। अभी भी देखिए आज के दौर में जितनी खराब चीज़ें हो रही हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो कांग्रेस पार्टी के गुनाह हैं, उनकी सरकारों के गुनाह हैं, जो भुगत रहे हैं, जो कैदी बने हुए हैं तमाम तरह से, यूएपीए से लेकर सीए से लेकर। कौन सा ऐसा कानून, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ये कह दें कि फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी की ही विरासत है जिसको ढो रहे हैं हम। सिर्फ अलग ये बात है कि ये और ज़्यादा बीजेपी और शैतानी तरीके से उन चीज़ों को करती है और ज़्यादा उनका मिसयूज़ करती है। मैं आपसे ये भी पूछूंगी और उसके बाद अभिजीत की तरफ जाऊंगी कि आप ये कह रहे थे कि इम्पीच होना चाहिए, आपने ट्वीट किया, उसको कई हज़ार लोगों ने रीट्वीट किया कि इन जज साहब को, सीजीआई को इस तरह के बयान के लिए इम्पीच होना चाहिए। ये क्या मतलब है आपका? आप किसको कह रहे हैं? कौन इम्पीच करेगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष में इसको गंभीरता से ले रही हैं? देखिए, इम्पीचमेंट तो होने का कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि जो मेल मिलाप बैठ रहा है बिटवीन सर्टेन पर्सन्स वो बहुत अच्छे से मेल मिलाप बैठा हुआ है। तो द गवर्नमेंट विल नेवर सपोर्ट सच अ इम्पीचमेंट मोशन। लेकिन माय पॉइंट वाज कि सर्टेन थिंग्स इन लाइफ आर नॉन नेगोशिएबल। जब मैंने वो पोल्यूशन प्रोटेस्ट में भाग लिया, तब भी मेरा यही पॉइंट था कि ब्रीदिंग क्लीन एयर कैन बी, इट कांट बी ऑन द टेबल, it is nothing to be negotiated with, it is non negotiable, we deserve clean air as human beings। तो ये जो स्टेटमेंट्स भी है, मैं उसी वहां से ही आ रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट भी है, these are not statements that can be normalized or trivialized, or we talk about it couple of days and then we forget about it। क्योंकि ये जो है, ये एक सिस्टम का जो अभी का मेंटालिटी है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इट ऑल्सो फर्दर पर्कुलेट्स डाउन द जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठा होगा, वो उसका मेंटालिटी ये सब पढ़ के कैसे चेंज होगा, वी कांट से, क्या पता। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इतने ज्यादा बेल पिटिशंस आते हैं, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब वहां पे जब बेल पिटिशंस जाएंगे ऐसे लोगों के, यूथ के, अनएम्प्लॉयड के, एक्टिविस्ट के, जर्नलिस्ट के, वो कैसे सोचेंगे? तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। तो मैंने बोला कि दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम सीजीआई इज नॉन नेगोशिएबल एंड ही शुड completely be removed from his post via impeachment। वो होने नहीं वाला है। बट इफ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी अगर एक impeachment मोशन भी मूव कर देते, it would have sent a strong signal to other judges that आप अपने लॉ के दायरे में, अपने एटिकेट के दायरे में एंड जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के दायरे पे रह के आप काम करिए।
ये ऑफ द कफ रिमार्क्स बनाने का इस सिस्टम में कोई जगह है नहीं, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। हो नहीं रहा है और मुझे लगता है ऑपोजिशन भी अक्सर गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहा है, खासकर ऐसे दौर में जबकि मुझे लगता है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है एसआईआर के पूरे प्रोसेस के बाद, जिसमें सीधे तौर पर जज साहब ने ये कह दिया कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लेना, अगर ये जज हमारे सबसे बुनियादी संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों हैं यहाँ अदालतें। अरफा एक चीज मैं बोलूंगा लास्ट में कि यू कांट कीप प्लेइंग द शराड। मतलब कि आप ये नहीं एक साइड में रोज आके ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम बिक गया, जजेस बिक गए, जजेस ये आइडियोलॉजी के हो गए, एंड दूसरे दिन आप जाके उसी कोर्ट रूम में जाके माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड, एंड कितना नीचे आप वो करते हैं वो तो सब देखते ही है लॉयर्स। एक सांस में कितने बार माय लॉर्ड्स बोलेंगे उसके हिसाब से आपको ऑर्डर मिलता है आज के दिन में। तो आप ऐसे सिस्टम के साथ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वी रियली हैव टू थिंक कि हाउ डू वी डिसएंगेज विद सच अ सिस्टम, बिकॉज दैट इज वेयर इट विल कम टू। वी कांट कीप प्लेइंग देयर गेम। अभी दैट्स व्हाई आरफा ये जो अभी हुआ था अरविंद केजरीवाल वाले मैटर में, उन्होंने बॉयकॉट किया था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट को। आई वॉज एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज जब देखिए ताली तो दो हाथ से बजेगी, आप अगर उनका गेम ही खेलना छोड़ देंगे, अगर आप खेलेंगे नहीं, दे विल बी रैटल्ड, एंड दैट इज व्हाट यू सॉ। द सिस्टम गॉट रैटल्ड कि कल को अगर दूसरे लोग आ जाए, दूसरे पॉलिटिशियंस आ जाए, दूसरे पॉलिटिकल केसेस में लोग आ जाए एंड बोले कि हमें तो जस्टिस स्वर्णकांता के शर्मा के कोर्ट में आना ही नहीं है, देन व्हाट विल हैपन, देन हाउ आर यू गोना डिफेंड इट? एंड देयर आर वेरी वैलिड ग्राउंड्स, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, वेल आर्ग्यूड। So after a certain point, Arfa, there will come a time where we'll have to decide ki how much do we engage with such a game, which is absolutely tilted in their favor. जी हाँ, और इसीलिए चाहे वो एक कोई वजह ही दिखा के उन्होंने कहा कि मैंने कंटेम्प्ट इशू किया इसलिए मैं ये केस नहीं सुनूंगी, लेकिन केस से तो वो अलग हुई, जो भी उन्होंने वजह बताई कम से कम उन्हें केस से अलग तो होना ही पड़ा। अभिजीत, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि ये जो सवाल है कि क्या पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन का स्पेस है, क्या उसे आप घेरना चाहते हैं, क्या विपक्ष की जो जगह है उसको भरना चाहते हैं कि हम एक नए अल्टरनेटिव हैं, और साथ साथ जो भारत का मिडिल क्लास है जिनमें ये बेरोजगार युवा भी आपके शामिल हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि 4 क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी अभी इनको बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है राघव चड्ढा से, तो वो बड़े दूध के जले हुए हैं और छाछ फूक के पी रहे हैं कि क्या और राघव चड्ढा आ गए हैं, क्योंकि वो वाकई लोग ये समझने लगे थे कि ये एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिक्स से ऊपर है, और अचानक देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर वो आ गए और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और एक तरह से मैं कहूँगी हार्ट ब्रेक हुआ है उनको। तो कैसे इंश्योर करेंगे, संक्षेप में बताइए प्लीज़। अरफा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राघव चड्ढा के ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। वो पहले जब थे तब भी वो एक इरेलेवेंट थे, उनको अरविंद केजरीवाल ने कुछ बना दिया था, उससे उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल गया था, और अब वो फिर से उसी इरेलेवेंस में चले गए, तो उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो सौरभ ने बात कही उसको मैं दोहराना चाहूंगा, और ये मैं महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ। तो महाराष्ट्र इलेक्शन जिस तरह से बीजेपी जीती है, वो बीजेपी पीक मोदी वेव पर भी नहीं जीती है, ये हमें समझना पड़ेगा। मोदी जी 2014 में एक लहर, एक सुनामी चल रही थी उनकी, तब भी महाराष्ट्र में वो 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए थे। और आज जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी महाराष्ट्र में बस 9 सीटों पर सिमटी जाती है, उसके तुरंत 5 महीने बाद वो 132 सीटें ले आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये समझना पड़ेगा। और सौरभ ने जो बात कही, बिल्कुल इट इज टाइम टू डिसएंगेज विद दिस सिस्टम, बी इट द इलेक्शन कमीशन, बी इट द जुडिशरी। मैं चाहता हूं कि सारी अपोजिशन पार्टीज, मेरा अपोजिशन पार्टी का मेरा स्पेस ऑक्यूपाई करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जाकर कल को एक सबसे बड़ा अल्टरनेटिव बन जाएगी, अभी हम कुछ नहीं है। ये हमने काफी छोटी शुरुआत की, ये बताने के लिए हमारा इस सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। हर इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि कैसे सारे इलेक्शन रिग्ड हुए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एमके स्टालिन की सीट पर कुछ 1 लाख के करीब वोट डिलीट हुए थे, वो चुनाव हार गए। ममता बनर्जी की सीट पर सिमिलरली 50,000 वोट डिलीट हुए थे, वो चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल की सीट पर 40,000 वोट डिलीट हुए थे, वो चुनाव हार गए। तो ये पैटर्न हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ऑपोजिशन का स्पेस ऑक्यूपाई करने नहीं आ रही है। हम बस ये बताने आ रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे ऑपोजिशन को एक पैटर्न, एक सिस्टम के थ्रू खत्म करने को कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये किया, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ किया,
अभी तमिलनाडु में एमके स्टालिन के खिलाफ ये किया, और शिवसेना के साथ क्या हुआ, एनसीपी के साथ क्या हुआ, हम तो ये देख ही चुके हैं। और ये सिर्फ एक अपोजिशन के लिए ही चिंताजनक बात नहीं है, ये एक रीजनल, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मैं काफी, मेरे महाराष्ट्र के प्रति मेरा प्यार है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक रीजनल आइडेंटिटी जो इंडियन पॉलिटिक्स की है, एक जो रीजनल फोर्सेस रही है हमारे देश में, उसके लिए बहुत ही डेंजरस फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप सभी रीजनल फोर्सेस को खत्म कर दोगे, इफ यू विल जस्ट इरेज देम आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिनारियो, तो क्या बचेगा इस देश में? बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय मेरे पास समाप्त हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि सिर्फ ये एक बहस की शुरुआत है, ये बहस का अंत नहीं है और आपके सामने एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय हो गया है। देखिए कितनी ताकतें लगाई जाती हैं, कितनी साजिशें की जाती हैं कि ऑपोजिशन खत्म हो गया है। उधर देखिए आप तमिलनाडु में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ कि एक नया मुख्यमंत्री आ गया, कहाँ से आ गया, आसमान से टपक गया, जमीन जो है खोद के निकल आया। और दूसरे अब ये देखिए नई जो पॉलिटिकल पार्टी, डिजिटल पार्टी, उसका ये उदय हो गया है। तो मुझे लगता है जब तक स्पेस बाकी है डेमोक्रेसी में, तब तक नई नई चीज़ें होती रहेंगी और मैं निराशा से नहीं बल्कि आशा के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहती हूँ। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।